3-4 दिन गुजर गए। इब्तिदा में तो हरबंस ने मुझ पर गहरी निगाह रखी थी। वो मेरे इक़दामात का जायजा लेना चाहता था, लेकिन मैंने इस दौरान खुद को उन वाक़यात से कतई लाताल्लुक बना लिया और खामोशी से अपनी तालीमी मशगूलियात में मसरूफ रहा। हालांकि मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। हरबंस इन दिनों में मुतमईन हो गया था। मैं निहायत एहतियात से काम ले रहा था। उस वक्त मैं खुद अपनी ज़ात से मोहतात था। मैं चाहता था कि अपना काम इतनी एहतियात से करूं कि उसमें नाकामी का कोई तसव्वुर ही बाकी न रह जाए, और इसके लिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। मेरे जहन में एक मंसूबा परवरिश पा रहा था। अमरीकी पुलिस से भी मोहतात रहना जरूरी था। मुमकिन है उस तरफ से भी मुझ पर निगाह रखी जा रही हो। मैं उन सबको धोखा देना चाहता था और ये काम जहानत से ही हो सकता था। चुनाचे इस सिलसिले में पहली कार्रवाई के तौर पर मैंने अपनी फितरत में एक नुमाया तब्दीली का आगाज किया। इतवार की तफरीहात मैं उमूमन तन्हा ही किया करता था। उस सुबह भी मैं हॉस्टल से बाहर निकला। हरबंस फ्लोरीन के पास जा चुका था, इसलिए मेरे पास कोई सवारी नहीं थी। मैं पैदल ही चल पड़ा। ख्याल था कि आगे जाकर कोई टैक्सी वगैरह ले लूंगा। अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि अकब से हॉर्न की आवाज सुनाई दी और एक कार मेरे नजदीक आकर रुक गई। कार की खिड़की से एक गर्दन बाहर निकली। स्याह चश्मा लगाए हुए एक लड़की थी जिसके सुनहरी बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने अमरीकी लहजे में पूछा, तुम यकीनन पुल के उस पार जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, इरादा तो यही है। उसने बबल चबाते हुए कहा, तो आओ, मेरा रुख भी उसी तरफ है, क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए साथी बन जाएं। मैंने शुक्रिया के साथ उसकी दावत कबूल कर ली और घूमकर उसके बराबर जा बैठा। लड़की ने एक जोरदार झटके से कार आगे बढ़ा दी। बोली, मेरा नाम मौर्या है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, अली। बोली, मुस्लिम? मैंने उसी के अंदाज में जवाब दिया, हाँ। उसने कहा, मैं कैलिफोर्निया से आई हूँ, 3 साल हो गए हैं। अच्छा, ये बताओ कहाँ जाने का इरादा है? मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, जहाँ तुम पसंद करो। मैं तो बेमकसद ही निकल आया था। बोली, अगर तुम लंबी ड्राइव से बोर नहीं होते तो सैलिनास चलते हैं। आज इतवार है और वहाँ शहसवारी के खेल हो रहे होंगे। मुझे सैलिनास के वहशी घोड़े बहुत पसंद हैं और शहसवारी मेरा पसंदीदा मशगला है। शायद तुम्हें उससे कोई दिलचस्पी न हो, लेकिन मैं खुद भी एक उम्दा सवार हूँ। मैंने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हमें शाम तक वापस आना होगा। मौर्य ने कहा, यकीनन, ये भी कोई कहने की बात है। और हमारे दरमियान बात तय हो गई। ब्रिज का फासला तय करने के बाद हम सैन फ्रांसिस्को में दाखिल हो गए और वहां से मौर्या ने खाने पीने की कुछ अशिया खरीदी जिनकी अदायगी मैंने की थी। उसके बाद उसने शहर के आखिरी पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया और फिर मुझसे बेल्ट बांधने की दरखास्त की। उसने खुद भी अपनी कमर से बेल्ट बांध ली थी। उसके बाद चिकनी और शफाफ सड़क पर कार हवा हो गई। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। मौर्या निहायत एतमाद से ड्राइविंग कर रही थी और मैं खामोश बैठा था। मौर्या किसी कार को दूर से देखती तो उस पर जुनून सवार हो जाता। वो अपनी कार से आगे किसी दूसरी कार को देखने की रवादार न थी। रफ्तार बताने वाली सुई किसी भी लम्हे 100 के हिस्से से नीचे न रही। हाँ, आगे बढ़कर वो 150 और 180 के दरमियान पहुंच जाती। रास्ते में वो गुफ्तगू करती जा रही थी जो उमूमन घोड़ों या गवैयों के बारे में थी। बोली, रात को ओपेरा हाउस में एबी गॉर्न का प्रोग्राम था। क्या तुम्हें एबी गॉर्न पसंद है? मैंने कहा, सिर्फ एक बार उसे देखने का इत्तेफाक हुआ है। वो मुस्कुराकर बोली, आज दूसरी बार देख लेना। मैंने गर्दन हिला दी। कार की उस रफ्तार ने फासले कम कर दिए। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुककर कॉफी पी गई और उसके बाद कार सैलिनास के खूबसूरत कस्बे में दाखिल हो गई। सैलिनास हस्पानवी जबान का लफ्ज है और लातिनी जबान के लफ्ज साल से बना है, जिसके मानी है नमक। शहर सालिनास दरियाए सालिनास की शुमाली वादी में है और दरिया के रुख बार बार बदलने की वजह से उसके गिर्द नमक के पहाड़ खड़े हो गए। सैन फ्रांसिस्को की रौनक के सामने सैलिनास एक खामोश देहात ही मालूम होता है। उसकी आबादी 10-15 हजार से ज्यादा नहीं है और वहाँ ज्यादातर मवेशी बानी होती है। वहाँ के बाशिंदे शहसवारी के माहिर होते हैं। जानवरों की निगहबानी और मुसलसल कई दिन घोड़ों की पुश्त पर रहने की वजह से शहसवारी उनका मामूल है। ताहद्दे निगाह हरे भरे खेत फैले हुए थे। शहर भी खूब सजा हुआ था। बैनर लगे हुए थे जिन पर रोडियो शो में हिस्सा लेने वालों के नाम लिखे हुए थे। सालिनास के बाशिंदे रिवायती लिबास में जगह जगह नजर आ रहे थे। सर पर बड़े तिनकों के हैट पहने वो मुनफरिद दिखाई देते थे। मौर्या वाकई घुड़सवारी की आशिक थी। उसने एक जगह से तिनकों के 2 हैट खरीदे और हम दोनों उन्हें पहनकर रोमन तर्ज के गोल ग्राउंड में पहुंच गए। हर तरफ घोड़े और भैंसे अपने सवारों के साथ मौजूद थे और फिर शो शुरू हो गया। शहसवार घोड़ों की पुश्त पर बैठकर करतब दिखाने लगे।
वो बर्क रफ्तारी से घोड़े की पुश्त से झुकते और जमीन पर पड़ा हुआ सिक्का उठा लेते। नौजवान लड़कियों ने भी यहाँ घुड़सवारी के नाकाबिले यकीन करतब दिखाए। उसके बाद भैंसे पकड़ने का मुजाहिरा हुआ और कई घंटे सालिनास में गुजारने के बाद बिलाखिर हम वापस चल पड़े। मौर्या से मेरी काफी गुफ्तगू हुई। उसने मुझे ओपेरा शो की पेशकश भी की, लेकिन मैंने उससे माजरत कर ली। बहरहाल दूसरे दिन दोपहर के बाद मुलाकात का वादा करके वो मुझसे रुखसत हो गई। मौर्या से ये रब्त जब्त रंगरलियां मनाने के लिए नहीं बढ़ाया गया था, बल्कि मैंने एक खास मकसद के लिए उसकी कुर्बत कबूल की थी। उसकी आड़ में मुझे अपना काम करने का मौका मिल सकता था। दूसरे दिन जब मौर्या मेरे हॉस्टल आई तो हरबंस भी मौजूद था। उसने मानी खेज मुस्कुराहट से हम दोनों को देखा और फिर बाहर निकल गया। मौर्या के जाने के बाद हरबंस वापस आ गया और फिर वही बकवास करने लगा जिसकी मुझे तवक्को थी। मैंने भी तरदीद नहीं की थी। इस तरह हरबंस को और शह मिल गई। वो न जाने क्या क्या बकवास करता रहा। मैंने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तिफा किया और फिर मौर्या से रोजाना ही मुलाकात होने लगी। अब मैं उसके साथ इतवार के अलावा मुख्तलिफ दिनों में भी तफरीही प्रोग्रामों में हिस्सा लेने चला जाता, लेकिन इस सिलसिले में मैंने अपने काम का आगाज भी कर दिया था। इंतहाई खामोशी और एहतियात के साथ मैंने सैन फ्रांसिस्को के उस बाजार से जहां ओपेरा हाउस के शोरूम थे मेकअप का सामान खरीदा और फिर होटल न्यू शॉन्जे में मिस्टर ग्रेस के नाम से एक कमरा भी हासिल कर लिया। मिस्टर ग्रेस में और मुझ में सिर्फ मूंछों और ऐनक का फर्क था और ये निहायत हल्का मेकअप था जिसे आसानी से चलते फिरते इस्तेमाल किया जा सकता था। इस तरह मैंने अपनी कोशिश का आगाज कर दिया था। मौर्या से मैं इतना घुल मिल गया था कि दूसरों को कोई शुबा नहीं हो सकता था। तब एक दिन मैंने हरबंस के सामने एतराफ कर लिया। मैंने कहा, हाँ हरबंसी, अब तन्हाई की जिंदगी हिमाकत मालूम होती है, लेकिन मौर्या बड़ी मोहतात लड़की है। हरबंसी ने सवाल किया, वो कैसे? मैंने कहा, मेरी किसी दावत को सोचे समझे बगैर कबूल नहीं करती। अलबत्ता कह चुकी है कि हॉस्टल से बाहर भी वक्त गुजारा जाए तो कोई हर्ज नहीं। क्या मैं उसकी ये दावत कबूल कर लूं? हरबंसी ने कहा, मुझे तो ये ताज्जुब है भाई जी कि अब तक तुमने क्यों तकल्लुफ किया। ऐसे कामों में देर हिमाकत होती है। और फिर इत्मीनान रखो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम किस वक्त हॉस्टल में नहीं होते। मैंने कहा, तो फिर वादा, पोजीशन संभाल लोगे? बोला, ये भी कोई पूछने की बात है भाई जी। बड़ी मुश्किल से तो तुम ढब पर आए हो, लेकिन एक ख्याल रखना, मोटे ना होने पाओ, वरना फिर मेरी तरह सुबह सुबह उठना पड़ेगा। न जाने इश्क करके लोग मोटे क्यों हो जाते हैं। सारी रिवायात उलट गई हैं आजकल। पहले आशिक दुबले होते थे और अब मोटे हो जाते हैं। पहले इश्क में भूख नहीं लगती थी, अब भूख ज्यादा लगती है। हरबंस की बकवास शुरू हो गई थी। इस तरह मुझे मजीद मौका मिल गया। लोगों का ख्याल था कि मैं शहनाज को भूल गया हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैं उन चक्करों में पड़कर अपनी तालीम से दूर हट जाऊंगा, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। तालीम से मेरा दिल उचाट हो गया था। शहनाज एक एक लम्हा मेरे सीने में जिंदा थी। मैं उसके मजलूमाना खून को नहीं भूल सकता था। न जाने सेक्रेमेंटो में उसके वालिदैन का क्या हाल हुआ होगा। शहनाज की लाश उसके वालिदैन को पहुंचा दी गई थी, लेकिन मैं किसी मसले में शरीक नहीं हुआ था। मेरे दिल में तो कुछ और ही था। मैं उसका इबरतनाक इंतकाम लेना चाहता था और उसी के लिए कोशां था। होटल के कमरे में मैंने पहली रात गुजारी और खासी रात तक मैं अपने प्रोग्राम तरतीब देता रहा। सुबह को मुझे चंद लोगों से मुलाकात करनी थी, इसलिए जल्दी जाग गया और फिर मूंछों और ऐनक के साथ बाहर निकल आया। दिन को 2 बजे मैं हॉस्टल वापस पहुंचा, लेकिन हरबंस से मैं जिस कदर चहकने की तवक्को कर रहा था उसके बरक्स उसे संजीदा पाया। उसे संजीदा देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा, क्या बात है हरबंस, क्या फ्लोरीन ने तुम्हें आखिरी नोटिस दे दिया? उसने फीके से अंदाज में पूछा, कैसा नोटिस भाई जी? मैंने कहा, वजन घटाने का। मुमकिन है, उसने कहा हो, आइंदा वो तुमसे उस वक्त मिलेगी जब तुम अपना वजन 50 पाउंड कम कर लोगे। वो बोला, अरे नहीं भाई जी, अगर कोई लड़की ये शर्त लगा ले तो मैं उस पर जवाबी शर्त लगा सकता हूँ कि आइंदा मैं उससे उस वक्त मिलूंगा जब वो 60 पाउंड वजन बढ़ा लेगी। बात ये नहीं है। मैंने पूछा, फिर क्या बात है, क्यों संजीदा हो? वो बोला, परेशान हूँ भाई जी, एक बात जहन में अटकी हुई है, सोच रहा हूँ बताऊं या ना बताऊं। मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, अगर मेरे मफाद में है तो बता दो, और अगर नहीं है तो तुम जैसा पसंद करो। वो बोला, यही तो फैसला नहीं कर पाता कि वो तुम्हारे मफाद में है या नहीं। एक भूला हुआ दुख याद दिला दूं तो भी अच्छी बात नहीं। मैंने कहा, अगर तुम्हारी मुराद शहनाज से है तो बता दो क्या बात है। तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि मैं शहनाज को भूल गया हूँ। वो बोला, अगर ये बात है तो ठीक है, शुक्र है कि तुमने मेरी उलझन दूर कर दी। बात उसी से मुतल्लिक है। आज नीली पॉन्टी का पता चल गया है। ये कार फ्लोरीन के भाई जॉन की है और जॉन फीलर जोहन के दोस्तों में से है। गोल्डन ब्रिज के अकब में 7 स्ट्रीट का बंगला नंबर 99 जोहन की मलकियत है। ये बंगला खाली रहता है
اور وہ لوگ اسے اپنی رنگرلیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں آگ سلگ اٹھی۔ میں نے تصویر کی آنکھ سے شہناز کو اس بنگلے میں دیکھا۔ جوہن اور اس کے ساتھی شیطان شہناز کی پاکیزگی کا دامن تار تار کر رہے تھے۔ ہربنسی نے بغور میرا چہرہ دیکھا اور بوکھلائے ہوئے انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے حلق سے سہمی ہوئی آواز نکلی، بھائی جی۔ میں چونک پڑا۔ اوہ، وہ بولا، کیا سوچنے لگے بھائی جی؟ میں نے کہا، یہ بات تمہیں کس طرح معلوم ہوئی ہربنس؟ وہ بولا، فلورین آج اس کار میں آئی تھی۔ اس کی اپنی کار گیراج میں ہے، اس لیے اس نے جان سے یہ کار مانگ لی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس سے یہ ساری معلومات حاصل کی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ہربنس، تمہیں یہ بات مجھے ضرور بتانی چاہیے تھی۔ اگر تم اسے چھپا لیتے تو اچھا نہ ہوتا۔ فلورین کے بھائی کے ساتھ اس کا اور کون دوست رہتا ہے؟ بولا، اس کے مخصوص دوست کا نام بیکر ہے۔ یہ بیکر بھی یہودی ہے۔ میں نے کہا، گویا اس رات 4 افراد کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ 4 ہی ہوں۔ خیر چھوڑو، جانے دو۔ تم نے فلورین سے تو کوئی تذکرہ نہیں کیا؟ وہ بولا، نہیں، یہ اس سے تذکرہ کرنے والی بات نہیں تھی۔ ویسے میں ایک بات ضرور پوچھوں گا بھائی جی، ان لوگوں کے خلاف تم کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں ہربنسی، تو اتنا اچھا دوست ہے کہ میرا ضمیر تجھ سے جھوٹ بولنے پر ملامت کرتا ہے۔ میں کوشش کے باوجود تجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہربنسی، میں یہ نہیں چاہتا کہ تو بعد میں یہ بات سوچے کہ تیرے مسلمان دوست نے تجھے قابل اعتماد نہیں سمجھا۔ تیرے کتنے بھائی ہیں ہربنس؟ وہ بولا، ہم 2 بھائی ہیں۔ میں نے کہا، دوسرا بھائی تم سے بڑا ہے؟ وہ بولا، نہیں، چھوٹا ہے۔ میں نے کہا، گویا تمہارے باپ کا بڑھاپا تم سے وابستہ ہے۔ میرے 6 بھائی اور ہیں اور انہیں میری ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہربنسی اپنے باپ کی آرزوؤں کا خیال کرو۔ تم تعلیم مکمل کر کے اپنے وطن جاؤ، وہاں بہت سے لوگ تمہارے منتظر ہیں۔ میری فکر چھوڑ دو، میں بہت مضبوط ہوں، اتنا مضبوط کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ ہربنس بولا، میں تمہیں بھی بھائی سے کم نہیں سمجھتا بھائی جی۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا، یہ بات مجھے مرتے دم تک یاد رہے گی ہربنسی۔ وہ بولا، مجھے یہ بھی نہیں بتاؤ گے کہ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں ہربنسی، میں چاہتا ہوں کہ تم پر ذرہ برابر آنچ نہ آئے، میں تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہربنسی پریشان نظر آنے لگا۔ بہرحال میں نے اس کی کوششوں کے باوجود اسے کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ میں کسی قیمت پر ہربنسی کا مستقبل خراب نہیں کر سکتا تھا۔ دوستی کی اتنی بڑی قیمت وصول کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ یونیورسٹی سے اب میرا لگاؤ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ بہت کم لیکچر اٹینڈ کرتا تھا، زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا۔ اس دوران میں نے سارنر اسٹریٹ کے بنگلہ نمبر 99 پر بھی نگاہ رکھی تھی اور 2-3 بار میں ان بدماشوں کو دیکھ چکا تھا۔ وہ اکثر اس بنگلے میں رنگ رلیاں منانے جاتے تھے۔ کئی بار مختلف لڑکیاں بھی ان کے ساتھ بنگلے میں داخل ہوتی نظر آئیں۔ میں ان پر گہری نگاہ رکھ رہا تھا۔ دوسری طرف میرے دوسرے کام بھی جاری تھے، لیکن بعض امور میں کچھ مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ ایک شام جب میں اس ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بیٹھا ہوا تھا جہاں میں نے کمرہ لیا ہوا تھا، مجھے لوئی شی نظر آئی۔ اس چینی نژاد لڑکی کو میں نے کافی عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے مجھے دیکھ لیا اور اپنی مخصوص ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ میرے نزدیک آ گئی۔ اگر اس وقت میں اپنے اس میک اپ میں ہوتا تو شاید وہ مجھے پہچان نہ سکتی، لیکن میں چونکہ آج ہوٹل میں قیام کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں نے مونچھیں نہیں لگائی تھی۔ ہیلو لوئی، وہ بولی۔ ہیلو علی، کیا بات ہے، بہت مصروف ہو ان دنوں؟ میں نے کہا، نہیں لوئی، کوئی خاص مصروفیت تو نہیں ہے۔ وہ بولی، ملے ہی نہیں، ناراض ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اتنی پیاری لڑکی ہو کہ کوئی تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ وہ مسکرانے لگی، پھر ایک دم چونک کر بولی، ارے ہاں، پچھلے دنوں تمہارا نام یہاں کے اخبارات میں آیا تھا۔ میں نے کئی بار تم سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا لیکن نہیں ہو سکا۔ اس سلسلے میں کوئی الجھن تو باقی نہیں رہ گئی؟ میں نے کہا، الجھن تو بہت بڑی ہے لیکن حالات ساتھ نہیں دے رہے۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ لوئی شی مکمل طور سے قابل اعتماد ہے اور اس سے تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ اس نے پوچھا، کیسے حالات؟ میں نے کہا، تمہیں اس بارے میں مکمل تفصیلات معلوم ہیں لوئی شی؟ وہ بولی، ہاں، اخبارات کی حد تک۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں لوئی شی، ساری دنیا میں صہیونیت مسلمانوں کے خلاف سرگرم ہے، اسے گراں قدر سرمایہ کا تحفظ حاصل ہے۔ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کیا ہے وہ تاریخ کی بدترین مثال ہے۔ لیکن ایبرن ہال میں اس یہودی کی بکواس سن کر میرا خون کھول اٹھا اور میں برداشت نہ کر سکا۔ نتیجے میں نے اس کی تقریر کی پول کھول دی، اس کی بکواس کی دھجیاں اڑا دی اور یہودی میرے دشمن ہو گئے۔ امریکہ ایک آزاد ملک ہے لیکن اس پر یہودی تسلط اس قدر ہے کہ اعلیٰ حکام یہودیوں کی مٹھیوں میں ہیں اور ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کمینہ صفت یہودی نوجوان مجھ سے اس کا انتقام لے لیتے تو تردد کی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک معصوم پاکستانی لڑکی کو اپنی بہیمت کا نشانہ بنا کر قتل کیا۔ یہ چیلنج انہوں نے صرف مجھے نہیں، سارے مسلمانوں کو دیا ہے۔ انہوں نے ایک پاکستانی کی حمیت کو للکارا ہے۔ میں اس للکار کا جواب دینا چاہتا ہوں لوئی شی، اور اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں۔
वो बोली, दर हकीकत ये मक्कार कौम काबिल नफरत है। मैं भी इन लोगों से बेपनाह नफरत करती हूँ। मेरा पूरा घराना, और यकीन करो बल्कि तहकीक करो, चाइना टाउन के लातादाद बाशिंदे इनसे बेपनाह नफरत करते हैं। सुनो अली, अगर तुम पसंद करो तो इस सिलसिले में मेरे वालिद से मिल सकते हो। हम लोग चूंकि तवील अरसे से यहाँ रह रहे हैं, इसलिए मेरे वालिद के काफी ताल्लुकात हैं। इसके अलावा चीनी नौजवानों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काले धंधे से वाकिफ हैं। मेरे वालिद तुम्हारी भरपूर मदद कर सकते हैं। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, क्या ये मुमकिन है लुइशी? वाकई मुझे कुछ मददगारों की जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन इस सिलसिले में हरबंस वगैरह को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बेचारे खुद भी तालिब इल्म थे। मैं किसी कीमत पर यह नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उनका मुस्तकबिल तारीक हो। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग मेरे शरीके कार हो जाएं जो सैन फ्रांसिस्को में खुद भी एक मजबूत हैसियत रखते हों, तो ये मेरे मिशन के लिए बहुत अच्छा होगा। वो बोली, क्यों मुमकिन नहीं है? और फिर तुम्हें इल्म है अली कि चीनी हमेशा पाकिस्तानियों के लिए मुखलिस दोस्त साबित हुए हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम आज ही मेरे वालिद से बात कर लो। मैंने कहा, यूं करते हैं लुइशी कि कल दिन में कोई वक्त रख लें, तुम इस दौरान अपने वालिद से गुफ्तगू भी कर लो। लुइशी ने जवाब दिया, जैसा तुम पसंद करो। फिर हम खासी रात गए तक साथ रहे। दूसरे दिन लुइशी ने हॉपकिंस में मिलने का वादा किया और चली गई। मैं भी हॉस्टल वापस चल पड़ा। लाहौर का एक सीधा साधा नौजवान जिसके खमीर में इंसानों से मोहब्बत शामिल थी, जराइम की दुनिया में अजनबी था। यहूदियों के गढ़ में बैठकर उनके खिलाफ कोई मुजरिमाना कार्रवाई करना आसान काम नहीं था। अक्ल ने संभाल लिया था, वरना कोई फौरी जज्बाती कार्रवाई बेअसर साबित होती, क्योंकि इन सारी चीजों से वाकफियत नहीं थी। इसलिए सोच समझकर और आहिस्तगी से काम कर रहा था। जोहन और माइकल ने कामयाबी से चैलेंज किया था। उसके जवाब में कोई नाकाम कोशिश जग हंसाई के अलावा और कुछ नहीं दे सकती थी, और मैं ये सुबकी नहीं चाहता था। लुइशी हस्बे वादा हॉपकिंस वे के नजदीक मिल गई। वो अपनी छोटी सी कार में आई थी। मुझे देखते ही उसने दरवाजा खोल दिया और मेरे कार में बैठते ही कार आगे बढ़ा दी। रास्ते में उसने बताया कि उसने अपने वालिद से बात की थी और वो खुलूस दिल से पाकिस्तानी नौजवानों की मदद पर आमादा हैं। बोली, न सिर्फ मेरे वालिद बल्कि मेरे दोनों भाइयों ने भी इस सिलसिले में दिलचस्पी जाहिर की है। वो तुम्हारी हर तरह की मदद करने के ख्वाहिशमंद हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ लुइशी। चाइना टाउन बाजार से शुरू होकर लैटिन क्वार्टर तक चला जाता है। एक खूबसूरत पगोडा तर्ज की इमारत में चाइना टाउन का एक्सचेंज है। निहायत खूबसूरत इलाका है। यकीन ही नहीं आता कि ये जगह अमेरिका में है। ताहद निगाह चीनियों की दुकानें फैली हुई हैं, जिन पर बोर्ड भी चीनी जबान में लिखे हुए हैं। दुकानों की सजावट भी उसी स्टाइल में है। चीनी रेस्तोरां काबिले दीद हैं। बाज जगहों पर कपड़े के बोर्ड लटके हुए हैं, जिन पर परिंदों और अजदहों की शक्लें बनी हुई हैं। एक खूबसूरत दुकान के सामने लुइशी ने अपनी कार रोक दी। ये जगह मेरे लिए अजनबी नहीं थी। उससे कबल भी 2-3 बार लुइशी के साथ मैं यहाँ आ चुका था। दुकान के अकब में लुइशी की रिहाइशगाह थी। दुकान में लुइशी की माँ ने मेरा इस्तकबाल किया और फिर अंदर से मिस्टर काइशन भी निकल आए। उन्होंने अपने नर्म हाथ और नर्म मुस्कुराहट के साथ मुझसे मुसाफा किया और बड़ी मोहब्बत के साथ हमरा लिए हुए अंदर दाखिल हुए। उनके दोनों बेटे होशिंग और हैगशिन भी अंदर मौजूद थे। दोनों पस्ता कामत और कसरती बदन वाले नौजवान थे। सबने बड़े खुलूस से मेरा इस्तकबाल किया और इब्तिदाई खातिर मदारत के बाद लुइशी मेरे और मिस्टर काइशन के दरमियान तर्जुमान बन गई। मिस्टर काइशन ने यहूदियों से नफरत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें अखबारात के जरिए और लुइशी की जबानी हालात का इल्म हो चुका है और वो मेरी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। मैंने कहा, सर, अपने वतन से तालीम की गरज से मैं अमेरिका आया था, लेकिन तकदीर मुझसे कुछ और ही चाहती है। मैं यहाँ तन्हा हूँ और यहूदियों की पूरी कुव्वत मौजूद है, लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं उन नौजवानों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने शहनाज को कत्ल किया है और मुझे एक मुसलमान की हैसियत से चैलेंज किया है। मिस्टर काइशन ने कहा, लेकिन तुम्हारी तालीम का क्या होगा? मैंने कहा, मेरा रास्ता बदल चुका है। मैं यहूदियों के खिलाफ इस तवील जिद्दोजहद में हिस्सा लेने का फैसला कर चुका हूँ जो मेरे हम मजहब कर रहे हैं, और मैं इस सिलसिले में इब्तिदाई कार्रवाई चाहता हूँ। मिस्टर काइशन ने कहा, क्या ये मुमकिन नहीं कि पहले तुम खामोशी से अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, उसके बाद इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करो? मैंने कहा, मैं तालीम छोड़ चुका हूँ, अब मुझे उससे लगाव भी नहीं रहा। काइशन ने कहा, अच्छा, ये बताओ तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा, मैंने शहनाज के कातिलों को तलाश कर लिया है। वो 4 अफराद हैं। उन्हें कत्ल करके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। काइशन ने कहा, कहाँ जाओगे? मैंने कहा, फिलहाल सैन फ्रांसिस्को से निकल जाने का ख्वाहिशमंद हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मेरे सामने उसके बाद कोई खास रास्ता नहीं है और आइंदा इक़दामात का फैसला मैं हालात के मुताबिक करूंगा। काइशन ने पूछा, वो लोग कहाँ मुकीम हैं? मैंने कहा, सार्नर स्ट्रीट के एक मकान में वो जमा होते हैं।
मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सैन फ्रांसिस्को से मेरे निकलने के इंतजामात हो जाएं। मिस्टर काइशिन अपने दोनों बेटों से चीनी जबान में कुछ कहने लगे। गुफ्तगू खासी तवील थी। फिर लुईशी मुझसे मुखातिब होकर बोली, मेरे दोनों भाई ये जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने पेशकश की है कि वो और भी हर तरह ताउन करने के लिए तैयार हैं। मैंने पूछा, ये लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं? होशिन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लुईशी के एक भाई ने कहा, मैं काम चलाने के काबिल अंग्रेजी बोल लेता हूँ। मैंने कहा, काफी है। आप लोगों के इस खुलूस का शुक्रिया अदा करके इस मोहब्बत को बेहकीकत नहीं करना चाहता। मुझे आपकी मदद की वाकई जरूरत है, मैंने होशिन से कहा, और उसने दोनों हाथ खोलकर शाने हिला दिए। काफी देर तक हम लोग वहाँ बैठे गुफ्तगू करते रहे और फिर मैंने रात को होशिन और हैक्शिन को अपने होटल आने की दावत दी और दोनों ने वादा कर लिया। फिर जब मैंने उनसे इजाजत तलब की तो लुईशी ने पेशकश की कि वो मुझे हॉस्टल छोड़ देगी, लेकिन मैंने उसे तकलीफ देना मुनासिब न समझा और अब मुझे इस सिलसिले की आखिरी कार्रवाई पर अमल करना था। इस आखिरी कार्रवाई के लिए मैंने सैन फ्रांसिस्को के बाजार से कुछ खरीदारी की और एक ड्रामाई मरहले के लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।